मैं आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का बिल्कुल नया एपिसोड लेके, एपिसोड नंबर 9 को। इससे पहले अगर एपिसोड नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार से एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैरान को जिनू ने मार दिया था। यहाँ देखते कि जिनू को बैरान को मारने के बाद काफी सारी चीजें मिली हुई थी। यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी मिलती है, डीमन मोनार्च की रिंग और कुछ और जैसी चीजें मिलती है। वो जिस काम के लिए यहाँ आया था उसे प्योरीफाइड ब्लड मिल जाता है। अब बंदा रिग्जर ऑफ लाइफ बना सकता है। यहाँ में बताया जाता है कि रिग्जर ऑफ लाइफ बनाने के लिए इसके स्टैक्स भी अच्छे होने चाहिए। जिन्हों सोच रहा होता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। वहाँ देखते हैं आइजल जिन्हों को हौसला देती है, आपसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि टाइमिंग चल रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि टाइमिंग खत्म होने के बाद रिग्जर ऑफ लाइफ अब उसके हाथ में था। जिन्हों सोच रहा होता है कि इतनी सी चीज मेरी मॉम को ठीक कर लेगी। यहाँ हम देखते हैं कि आयरन जिन्हों के सामने वो काइजल को ले आता है और जिन्हों कहता है अरे यार रुक जा यार, थोड़ा रुक तो यार, अभी अभी तो गेम खत्म हुआ है, करता हूँ अराइज, रुक। और यहाँ देखते हैं कि जिन्हों ने इस ड्रैगन को अराइज कर लिया। जिन्हों अराइज करते करते सोच रहा होता है इसका नाम क्या रखूं, तो इसका नाम काइजल रख लेता हूँ। यहाँ जिन्हों सोच रहा होता है कि अब तो हमने कंप्लीट कर लिया लेवल, तो अब क्या मुझे नीचे उतरने के लिए लेवल 99, लेवल 98 ऐसे कर करके 0 पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं आइजल सोच रही होती है अब तो हम जीत चुके हैं, अब हम पार्टी करेंगे, तो चलो कैसल में चलते हैं। और यहाँ देखते हैं कि जिन्हों अपने ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ देखते हैं जिन्हों को एक स्टोन मिला हुआ था, जिसके कारण वो अपनी शेडो के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकती। इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर तुमने एक बार यूज कर लिया तो अब 3 घंटे तक तुम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट 3 आवर्स के बाद तुम यूज कर पाओगे। यहाँ जिन्हों आइजल को मना कर देता है, सॉरी माफ करना, और जिन्हों उसी स्टोन का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और उसी जगह पे एक शैडो आ जाता है और ये सोच रहा होता है अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, अभी मैं कहाँ था, अभी कहाँ आ गया। यहाँ देखते हैं जिन्हों अपने नेबरहुड के पास आ जाता है। यहाँ वो काइजल पे बैठ के हॉस्पिटल की तरफ जाने लग जाता है। यहाँ देखते हैं जिनचुल बताता है कि उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ फुटेजेस भी मिले जापान की तरफ से। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर गो प्लानिंग बना रहे होते हैं कि हम आंट्स को कैसे रोकेंगे। हम क्वीन आंट्स पे अटैक करेंगे और उनके चेले आंट्स आएंगे उनको बचाने के लिए। यही गोटो योरीजी का काम शुरू होता है। गोटो योरीजी कुछ ऐसा कारनामा करेगा जिसके कारण वो लोग अपने क्वीन से कांटेक्ट ना कर पाए, जिसके कारण वो क्वीन को बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे। ये ऐसी बात कर रहे थे जेजो आइलैंड मिशन के बारे में, और अचानक ही मिस्टर गो को एक तगड़ा सा ऑरा सेंस होता है। अरे ये एक झटके में किसका ऑरा है ये? जिनचुल तुमने सेंस किया ये क्या है? यहाँ हम देखते हैं कि बेक को भी ये ऑरा सेंस हो गया था और वो मिलने के लिए आया था एक एस रैंक के हीलर से। इन लोगों की बात काफी लंबी चौड़ी चलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बैक योंग पहला ऐसा रिटायर हंटर है जिसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तभी भी वो रिटायर है, क्योंकि हंटर्स तभी रिटायर होते हैं जब उनका कोई पार्ट गायब हो जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा योंग सुक कैसे मरा था उस जेजो आइलैंड। बेक बोलता है कि अब कुछ भी करो, जाना तो मुझे पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं गया तो सभी लोगों के साथ ऐसा ही हाल होगा। यहाँ हम देखते हैं ये दोनों काफी लंबी बात कर रहे होते हैं और अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों हॉस्पिटल में आ चुका है अपनी मम्मी से मिलने के लिए, और उसी वक्त जिन्हों को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है कि मैं कहाँ से उठा था और आज कहाँ पहुंच चुका। जिन्हों अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये पोशन काम भी करेगा। जिन्हों को पिलाते पिलाते डर भी लग रहा था कि कहीं ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ना कर जाए, लेकिन जिन्हों को भरोसा था सिस्टम पे, जिसके कारण वो अपनी मम्मी को पोशन पिला देता है। जिन्हों अपनी मम्मी के गर्दन पे एक स्कार सा देखता है। बचपन में जिन्हों के कारण ही वो स्कार उसकी मम्मी को लगा था। यहाँ हम देखते हैं कि जिन्हों की मम्मी का फेस ग्लो होने लग जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक जिन्हों की मम्मी उठ जाती है और उससे पूछती है जिन्हों तुम यहाँ, वैसे मैं कितने साल से सो रही थी। और उसके बाद वो पूछती है कि जिन्हा कहाँ है, आप 4 साल से सो रहे थे माँ, और वैसे जिन्हा तो अच्छी है। और उसकी मम्मी खुश भी होती है, तुम एक अच्छे बेटे थे, तुमने अपना वादा पूरा किया। और यहाँ देखते हैं जिन्हों रोने लग जाता है, क्योंकि भाई कोई सा भी इंसान भी रोएगा, भाई 4 साल से उसकी मम्मी नहीं उठी, उसने ये सब कारनामा बस अपनी मम्मी को बचाने के लिए किया था। और यहाँ देखते हैं ये खबर डॉक्टर तक पहुंच जाती है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो पेशेंट उठ चुकी है और डॉक्टर भी काफी तरह शॉक हो जाता है। अरे पागल हो गया क्या, वो 4 साल से सो रही है, वो तो अभी तक ढंग से चल भी नहीं पा रही होगी, अरे हम उसे ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। और वो इंसान डॉक्टर से बोलता है, अरे डॉक्टर आपको पता है उसका गार्डियन कौन है? 10th एस रैंक हंटर, अरे जिसकी तबीयत सही है, हम उसे क्यों रखेंगे? जाओ जाओ जाओ, तुमने गलत सुन लिया होगा, मैंने कहा होगा उसे डिस्चार्ज कर दो। और अगली सीन में हम देखिए जिन्हा भी रो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं जिन्हा अपनी मम्मी को हक करने लग जाती है। जिन्हों को रियलाइज होता है जब से वो हंटर बना है तब से वो अपने घर वालों से काफी दूर है, जिन्हा से, अपनी मदर से। यहाँ देखते हैं मिस्टर गो जिन्हों को कॉल करते हैं और कहते हैं तुमने न्यूज देखी, जेजो आइलैंड की रेड शुरू हो चुकी है, तुम्हें पता है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए।
जिन्हो हाँ कर देता है और उसी वक्त जिन्हो को एक तगड़ा सा ऑरा सेंस होता है और वो समझ गया था कि पास में काफी तगड़े हंटर्स लड़ रहे होते हैं और मिस्टर को कहता है ओह मुझे एस रैंक हंटर से यही उम्मीद थी। और अगली सीन में देखा जाता है कि एस रैंक के हंटर अपना थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं कि चलो देख ही लेते हैं हम कितने ताकतवर हैं। हाँ कितने 40 दिन तो बचे हैं तो थोड़ा वार्म अप करना तो जरूरी है ना। और बाय द वे तुम्हें तो मैंने बताना ही भूल गया, हमने जैपनीज हंटर गोटो योरिची को भी बुलाया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि बेक लड़ रहा होता है काफी तगड़ी तरीके से और यहाँ हम देखते हैं कि बेक की लड़ाई माँ से हो रही होती है जो कि काफी तगड़ा हंटर है। यहाँ हम देखते हैं कि बेक ट्रांसफॉर्म करके लड़ रहा होता है, देख के तो लगता है कि बेक पे ये भारी पड़ रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं चोइजोंग भी वहीं था और चोइजोंग जिन्हो से कहता है फिक्र मत करो वो बेक अपने पूरी फॉर्म में नहीं है। और यहाँ हमें बेक की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि जब वो अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो एक पूरा बीस्ट बन जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जैपनीज एस रैंक हंटर भी वहाँ आ चुके थे और यहाँ हम देखते हैं गोटो योरिजी की टीम यहाँ आ चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं गोटो योरिजी को जिन्हो की पावर सेंस हो जाती है। ये खड़ा इंसान मुझे लगता है काफी ताकतवर है, अपनी पावर छुपाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन छुपा नहीं पा रहा, ताकतवर तो होगा पक्का। यहाँ हम देखते हैं कि चाहिन भी वहाँ आ चुकी थी और चाहिन को भी सेंस हो जाता है कि जिन्हो संग यही है। और यहाँ भी पता चलता है कि यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं सब के सब बेस्ट एस लेवल हंटर है। तो यहाँ हम देखते हैं दो ई रैंक के हंटर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और गोटो एक तगड़ा सा प्रपोजल सामने रखता है, हमारे एस रैंक के हंटर और तुम्हारे एस रैंक के हंटर के बीच में एक लड़ाई होगी। इसका एक सिंपल सा रूल होगा, हम मेज टाइप और नॉन कॉम्बैट टाइप के हंटर्स को हम थोड़ा साइड में रखेंगे, ठीक है। गोटो योरिजी चाहता था कि जिन्हो पार्टिसिपेट ना करे और यहाँ देखते हैं दो टीम बन चुकी थी 4-4 की। और साउथ कोरिया की तरफ से आता है बेक्योनो और मार्क डोंग हुक, चाहिन और लिम टेंगयू। और जापान की तरफ से आते हैं तानाका गेंजो, होशिनो, कुमामोटो और लास्ट तवाटा काना। इन आठों की फाइट शुरू होने वाली थी और इनका रूल काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये धमाकेदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं इसके एपिसोड नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।